Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Kazi, and today we are going with our second chapter, which is financial statement analysis. हम पहले देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस की। हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं और सॉल्वेंसी देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो कितना अर्न कर रही है, कितना बना रही है या कितना पैसा जनरेट कर रही है। ऑन दी अदर हैंड वो उसको अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, हम इसमें प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। लिक्विडिटी में हम ये चेक करते हैं कि कंपनी जो है वो अपने डेली एक्सपेंसेस, अपने मंथली एक्सपेंसेस को शॉर्ट रन में जो है वो कवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही, या आगे कवर कर सकती है, नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म में हम ऐसे देखेंगे कि ये एक महीने से लेकर एक साल तक के बीच में जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लाइक बिल हो गए और भी डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको ये कवर कर पाती है, नहीं कर पाती। ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है अपने एसेट्स पे या अपनी किसी भी तरह के एसेट्स हो गए, कि मशीन हो गई या इन्वेंट्री हो गई, उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। भाई ऐसा तो नहीं कि वेस्टेज हो रहा है, इन सेंस कि इन्वेंट्री कहीं वेस्ट हो रही है, या अगर मशीन की बात करें तो मशीन से 100% आउटपुट नहीं निकाला जा रहा। मशीन जो है वर्किंग टाइम में फ्री रखी हुई है, उससे सही से काम नहीं लिया जा रहा, तो हम देखते हैं कि एफिशिएंटली काम ले रहे हैं, हम इतना उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट को, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको 100% अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देन सॉल्वेंसी में हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है वो लॉन्ग रन में जो मार्केट में चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ऐसा तो नहीं कि उसके पास इतने ज़्यादा लोन हैं, इतनी ज़्यादा उसके पास लाइबिलिटीज़ हैं कि वो आगे आगे बंद हो जाए। वो अपने लोन को जो है वो पे ऑफ कर सकती है, नहीं कर सकती, हम इसमें ये देखते हैं। देन द बिग थ्री स्टेटमेंट्स क्या हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक काइंड ऑफ स्नैपशॉट है। जिस डेट की है, जिस टाइम पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उस टाइम के रिकॉर्ड देखते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं, सारे करंट एसेट्स और करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट जो उस टाइम पे होते हैं एट दैट मोमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगला महीने क्या हो, उस मोमेंट, उस डेट की बात कर रहे होते हैं हम। देन राइट साइड पे हमारे जो है वो ओनर इक्विटी और करंट लाइबिलिटी और हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है। देन इनकम स्टेटमेंट क्या करती है? यह हमें बताती है कि कंपनी ने कितना कमाया, कितना लॉस किया। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स माइनस कॉग्स, देन माइनस जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। सही है। कैश फ्लो में क्या होता है? हम ये देखते हैं कि कंपनी में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। किसी भी सेंस में पैसा आए तो इनफ्लो होगा, और किसी भी सेंस में पैसा गया तो आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो से हमें सिंपल इसके नाम से ही समझ आ जाए कि कैश का फ्लो। ठीक है। देन यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वही जो हमने अभी पहले बात की कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे एसेट्स होंगे, जो कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स होंगे। राइट साइड पे हमारी करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी होगी। और जो राइट साइड मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हमारे एसेट जो है वो 10 लाख के हैं, लाइबिलिटीज 4 लाख की है, और जो हमारी इक्विटी है वो 6 लाख की है। लेफ्ट साइड पे हमारे एसेट्स आ गए 10 लाख, राइट साइड पे हमारी लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी आ गए। इन दोनों को प्लस करें 10 लाख बनते हैं, विच मीन्स के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, सिंपल। देन हमारी इनकम स्टेटमेंट, इसका मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स रेवेन्यू या टोटल सेल्स माइनस कॉग्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। देन उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया। ठीक है। उसके बाद हम इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। इसका सिंपल वे में हम बोलें तो नेट प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जो हमें रेवेन्यू हुआ है या टोटल सेल्स हुई है, उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देन ट्रैकिंग द कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? 3 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में क्या होता है? हमारे डे टू डे कैश फ्लोज। ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमने कोई चीज़ बेची तो हमारे पास कैश आया, तो कैश इनफ्लो हो गया। हमने कोई चीज़ खरीदी तो हमारा जो है कैश आउटफ्लो हो गया, हमारा कैश चला गया। ठीक है। हमने जैसे यूटिलिटी बिल पे किए, हमारा कैश चला गया। ठीक है। हमने सप्लायर को पेमेंट की, हमारा हमारा जो है वो कैश चला गया। ऑन दी अदर हैंड हमने सप्लायर से जो है वो पेमेंट ली। ठीक है। हम ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स करते हैं ना अक्सर, तो हमारा कैश इनफ्लो हो गया। देन इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, फॉर इंस्टेंस हमने कोई मशीनरी बाई की, तो हमने मशीनरी बाई की तो हमारा कैश गया और मशीन आई तो हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। ऑन दी अदर हमने कोई अपनी मशीन बेची, ठीक है, तो क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा और मशीन हमारी वापसी चली आएगी। सही है। फाइनेंसिंग में क्या होता है? इसमें लोन से सारी बात होती है। हमने लोन लिया तो कैश इनफ्लो हो गया, हम क्योंकि अब पैसा आ गया ना हमारे पास, बेशक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई,
और दूसरी साइड पे हमने लोन की पेमेंट की तो हमारे पास से कैश चला गया, सिंपल। देन हमारे लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज आते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसका इसका यूजेज क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक कंपनी ने उधार लिया हुआ है, ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल 100 रुपये का उधार लिया हुआ है, तो उसके पास एट दैट मोमेंट 200 रुपये के एसेट होने चाहिए कि अगर वो जो जिससे भी उसने उधार लिया हुआ है, बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी इंडिविजुअल से, कि अगर वो आज के आज पैसे लेने आ जाए तो कंपनी के पास इतने पैसे हों कि उसको वो पैसे वापसी कर दे जो भी उसने उधार लिया, उसके बाद भी उसके पास जो है वो सर्टेन अमाउंट पड़ा हो ताकि वो अपने एक्सपेंसेस या फिर अपनी जो कैश फ्लो है उसको चला सके, ठीक है। जैसे वो एग्जांपल लिया, अगर कंपनी ने 1000 रुपये का उधार लिया हुआ है तो 2.0 जो कि एक स्टैंडर्ड रेशो होना चाहिए। 2.0 का मतलब क्या है कि उसके बाद अगर उसने 1000 का उधार लिया हुआ है तो उसके पास 2000 के एसेट होने चाहिए कि अगर वो उधार जो भी जिससे भी उसने उधार लिया वो आता है तो वो 1000 रुपये उसको दे सके, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड क्विक रेशो क्या होता है, फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। बस में इन्वेंट्री का फर्क है, विच मीन्स क्विक रेशो में देखो, अच्छा डिफरेंस भी देख लो उसका क्या है। क्विक रेशो का मतलब क्या है कि अगर तो वो बंदा जिससे हमने उधार लिया है वो अभी फ़ौरन के फ़ौरन पैसे लेना आ जाए हमसे, सही है, तो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री हम हाथ के हाथ थोड़ी बेच सकते हैं, सही है। अब ना उसको हम कैश के बदले इन्वेंट्री दे सकते हैं, तो इन्वेंट्री तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो हम इन्वेंट्री को करंट एसेट से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास एसेट्स बचेंगे हम उसको काउंट करेंगे, सही है। तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या फ़र्क है कि इसमें इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं और हमारा जो टिपिकल रेशियो कितना होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो 2.0 होना चाहिए। क्विक रेशियो में क्या है, हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्विक रेशियो कितना होना चाहिए 1.5, विच मीन्स कि अगर हमने 100 रुपये का उधार लिया है तो इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद हमारे पास 150 रुपये होने चाहिए कि हम 100 रुपये उसको उधार वापसी कर रहे हैं, हमारे पास 50 रुपये एडिशनल हमारे पास एसेट बच जाए। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाए, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा तो कंपनी बंद होगी, ठीक है। तो क्या है, जितना का उधार लिया हुआ है उससे आधे का हमारे पास ऑन दी बैक साइड एसेट पड़ा होना चाहिए इन्वेंट्री को हटाने के बाद। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने पढ़ लिया अभी पीछे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का एक मार्जिन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। इसमें हमें ये बताता है कि कंपनी जो है वो कितना रिटर्न आ रहा है उसको उसकी कॉग्स माइनस करने के बाद, ठीक है, ऊपर ऊपर से कितना रिटर्न आ रहा है। देन हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें बताता है कि भाई सारे एक्सपेंसेस के बाद जो है हमारे पास टोटल नेट कितना प्रॉफिट बच रहा है। अच्छा, इनकी कैलकुलेशन का एक मकसद ऐसा भी है, इनको परसेंटेज में हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस कि अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कहीं समराइज करो, कहीं अपनी प्रेजेंटेशन लेके जाओ, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि ना आपको याद होगा कि हमने इस साल इतने इतने रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, हमने जो है उसके अगले साल हमें इतना रिटर्न आया तो हमने जो है वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट से हटा के 2,55,062 रुपीज़ का हमें जो है सेल्स कर ली। ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है वैल्यूज़ में जाना, तो हम परसेंटेज में करते हैं कि भाई हम बोलेंगे, हम अगर पेश करेंगे हम बोलेंगे कि इस साल हमारा 5% का रिटर्न आया, और देन हमारा जो पिछले साल है वो 2% का आया था, अब अगले साल में इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा फॉर इंस्टेंस 80% का रिटर्न आ जाए। तो हम परसेंटेज में बात करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए आगे जो है अपने फाइनेंशियल जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आगे कन्वे करने में। देन हमारा रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि अगर हमने किसी एसेट पे इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट के बदले हमें कितना रिटर्न दे रहा है। फॉर इंस्टेंस हमने एक मशीन पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो उस 100 रुपये इन्वेस्टमेंट के बदले वो हमें कितना कमा के दे रही है, वो हमें 10 रुपये कमा के दे रही है, 20 रुपये कमा के दे रही है, ठीक है। ये हमारा रिटर्न ऑन एसेट हो गया। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं या इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम ये चीज़ कैलकुलेट करें कि अगर एक इंडिविजुअल ने या ओनर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसके बदले में उसकी जो 100 रुपये की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि आज हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, ठीक है, किसी भी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, हम ROE से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक साल के बाद वो हमारा 100 रुपये जो है वो कितना बन गया, 130 रुपये हो गया, 150 रुपये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न हम ये देखते हैं कि हमारी जो भी कैपिटल है या जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा कितना ग्रो हो गया। देन हमारे एफिशिएंसी रेशियोज, उसमें क्या होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज, इसमें क्या है कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें यह बताती है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा ख़त्म हुई, हमने कितनी दफ़ा पाएगी। फॉर इंस्टेंस हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर आता है 6x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी इन्वेंट्री है वो 6 दफ़ा इस साल में ख़त्म हो चुकी है,
उसके बाद हमने 7वीं दफ़ा बाय की है, समझ गए। इन्वेंट्री टर्नओवर में बताता है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा ख़त्म हो चुकी है, हमने कितनी दफ़ा बाय बैक की है। देन हमारा एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हमने की है, पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया। फॉर इंस्टेंस हमारा एसेट टर्नओवर जो रेशो है वो आता है 2.5। इसका मतलब ये है कि हमने 1 रुपये लगा के, 1 रुपये का एसेट लगा के हमने 2.5 रुपीज़ कमाए, तो एसेट टर्नओवर आता है 10। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है 1 रुपये लगा के 10 रुपये कमाए, ठीक है। एसेट टर्नओवर इसलिए कैलकुलेट होता है। देन हमारे लेवरेज रेशो, उसमें क्या है, डेट रेशो, टोटल लाइबिलिटीज अपॉन एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। डेट रेशो में हमें क्या पता लगता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें जो भी हमने लोन लिया हुआ है, तो उस जो जिससे हमने बोरो किया हुआ है, तो उस पर्सन का कितना ओनरशिप है हमारे रिटर्न में। फॉर इंस्टेंस कि हमने पहले लास्ट पीपीटी में हमने पढ़ा था कि हम फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। हम जो है किसी भी इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन, बैंक या इंडिविजुअल को अपना पार्टनर बना लेते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। अब वो प्रोजेक्ट रिटर्न देता है, फॉर इंस्टेंस उसने 1 लाख रुपए का रिटर्न दिया और हमने बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई थी 60-40 की, 60 हमारा 40 उनका। अब हमारा डेट रेशो क्या करता है कि हमने डेट रेशो कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता ना कि किसी भी कंपनी ने किसके साथ क्या डील की हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी टोटल लायबिलिटी और एसेट से जो है डेट रेशो निकालते हैं। अब डेट रेशो हमें इंडिकेट करेगा, फॉर इंस्टेंस डेट रेशो आया है 40% या 50% आया है। 50% आया है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसका रिटर्न है या जो भी उसके एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें 50% जो भी ओनरशिप है वो जिससे उसने उधार लिया हुआ है, जिस पर्सन से या जिस इंस्टीट्यूशन से उसने उधार लिया हुआ है उसकी ओनरशिप है उसकी, रिमेनिंग के ऊपर इसकी है। अगर डेट रेशो जो है हमारा 60% आ रहा है, मतलब उस बैंक के ऊपर जो है, उस बैंक की जो ओनरशिप है इसके प्रोजेक्ट में या इसकी कंपनी है वो 60% की है, और इस जो एक कंपनी है इसके जो ओनरशिप है इसके पास सिर्फ 40% है, या इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप इसके पास जस्ट 40% है। तो डेट रेशो हमें यह बताता है कि जिससे हमने उधार लिया हुआ है उसकी ओनरशिप कितनी है। देन डेट टू इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि जिससे हमने उधार लिया है, फॉर इंस्टेंस हमने बैंक से उधार लिया हुआ है, तो बैंक के 1 रुपये के बदले जो है ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है, इस रेशो में ये जो है आपको बताएगा। फॉर इंस्टेंस के जो हमारा डेट टू इक्विटी इक्विटी आया है वो 2.1 आया है। इसका मतलब क्या है कि जो बैंक है या जिससे हमने पैसे उधार पे लिए हैं उसका 2 रुपये हैं और उसके बदले में हमारे 1 रुपये लगे हुए हैं। अगर हमारा 1:2 आया है तो मतलब क्या है कि जो बैंक है जिससे हमने पैसे लैंड किए हुए हैं, तो उस लैंडर के जो ओनरशिप है या उसका जो पैसा है वो 1 रुपये लगा हुआ है और हमारा जो है पैसा है वो 2 रुपये लगा हुआ है। उसका 100 रुपये लगा हुआ है तो हमारा 200 रुपये लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेट रेशो क्या करते हैं, डेट रेशो जो है वो ये बताते हैं कि जिससे हम जो भी हमारा लैंडर है तो उसके ओनरशिप कितनी है हमारी कंपनी में या हमारे किसी प्रोजेक्ट में। डेट टू इक्विटी रेशो क्या बताता है कि हमारा जितना पैसा लगा हुआ है उसके बदले में जो भी हमारा लैंडर है, तो जिससे भी हमने पैसे लैंड किए हुए हैं और बोरो किए हुए हैं, तो उसका कितना पैसा लगा हुआ है। हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बता रहा है कि भाई हमारे कितनी दफ़ा इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है। हमारा एसेट टर्नओवर क्या बता रहा है कि हमारा पर्टिकुलर एसेट इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न आया है। देन मार्केट रेशियोज, मार्केट रेशियोज क्या है, एक हमारा ईपीएस, मशहूर ज़माना ईपीएस, और पीई रेशियो। ईपीएस क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब ईपीएस हमें क्या बताता है, ईपीएस हमें बताता है कि हमें एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है। अगर एक शेयर 100 रुपये का था और उसकी वैल्यू 130 हो गई तो हमें जो भी उसका डिफरेंस आया, फॉर इंस्टेंस 30 रुपये है तो हमें 30 रुपये की जो है वो अर्निंग हुई है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ईपीएस क्या है, एक शेयर पे हमें कितनी अर्निंग हुई है। देन प्राइस अर्निंग रेशो जो कि पीई रेशो है, इसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस विच इज़ अर्निंग पर शेयर। पीई रेशो में यह बताता है कि जो जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी में हम महंगा शेयर ले रहे हैं या सस्ता शेयर ले रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस पीई रेशो जो है हमारा वो 10 आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगा रहे हैं। अगर पीई रेशो 100 आता है, ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल चल रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए। पीई रेशो 100 आता है विच मीन्स क्या है कि हम 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये लगा रहे हैं। देन ये हमारे न्यूमेरिकल्स आ गए, यहाँ पे हमें डेटा गिवन है। हमारे करंट एसेट 600 के हैं, इन्वेंट्री 150 के है, करंट लायबिलिटी 300 के हैं, सेल जो है वो 12 मिलियन है, नेट इनकम 180 के, टोटल एसेट 900 के और इक्विटी जो है वो 600 के है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, या हाँ ठीक है,
तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। दैन हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि है नेट इनकम अपॉन हमारी सेल्स। सेल्स यहाँ पे 10 का ब्लेंडर है, तो ये 12,000 है, सही है। हमारा 15% आ गया। ROE कितना है हमारा, ROE का फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन करंट एसेट, तो हमारा ROE जो है वो 30% आ गया। पहले इसको आप खुद सॉल्व करना, उसके बाद डेटा को इसके जो है टेबल को देखना। अब एग्जाम चेकलिस्ट क्या है भाई, आपको जो है वो मास्टर करने अपने तीनों स्टेटमेंट, जो कि हैं कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट। देन करंट रेशो क्विक रेशो के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, बता दिया भाई। करंट रेशो में इन्वेंट्री इंक्लूडेड होती है, क्विक रेशो में इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं होती। इस वाले ऑप्शन को छोड़ दो। रिमेंबर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। बैलेंस शीट का फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड पे एसेट आएगा तो राइट साइड पे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है भाई, फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ टूल नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन, इंटरप्रेट द स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो ऐसा ही नहीं कि जस्ट आप लोग जो है कैलकुलेशन करके आंसर लिख के छोड़ो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ये बेसिकली हमें कंपनी का सारी बैक स्टोरी, बिहाइंड द सीन सब बताता है, ठीक है। वो हमें बताता है कि कंपनी कैसे जो है प्रीवियस ईयर्स में कैसे परफॉर्म करती हुई आ रही है, उसके बिहाफ पे जो है हम आगे की स्टोरी बताते हैं कि भाई आगे कंपनी कैसे करेगी। अब फॉर इंस्टेंस एक कंपनी जब 10 साल से लॉस करती हुई आ रही है, तो वो आगे भी लॉस ही करेगी, और कंपनी जो है वो 3 साल से ग्रो कर रही है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि वो चौथे साल भी ग्रो ही करेगी। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम जो पास्ट रिकॉर्ड से हम एक तो कंपनी के सारी स्टोरी मालूम करते हैं, और दूसरा ये है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। Now, if you have any question regarding this topic, please ask them in the comment section and I will reply at my earliest convenience. Have a nice day. Bye.